हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी के लिए। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं राजस्थान की संस्कृति सभ्यताएं। तो आइए, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, इनको आगे पढ़ते हैं और इनसे हम रिलेटेड क्वेश्चन भी लगाएंगे इसी वीडियो में। तो आते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कालीबंगा पढ़ते हैं। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। और इसकी जांच कैसे की थी कि भाई इतना पुराना है? तो कार्बन डेंटिक पद्धति द्वारा, C14 द्वारा इसकी जांच हुई थी कि भाई ये इतना पुराना है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व कालीबंगा सभ्यता थी। स्थिति ये कहाँ पर है? तो ये प्राचीन सरस्वती अथवा द्विशती, अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? घग्गर। तो घग्गर नदी के बाएं तट पर है। और किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में है। और इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी 1952 ईस्वी में। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में की थी। उत्खनन कार्य इसका 1961 से 69 के मध्य किस किसने किया था? बीवी लाल ने, बी के थापर, जेबी जोशी, एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव और एस जी जैन द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन नहीं था। ऑप्शन में 3 दे दी जाती, एक दूसरा दे दिया जाता है। तो हमें ये भी याद करने होंगे कि कौन कौन उत्खननकर्ता थे। तो बीवी लाल, बी के थापर, जेबी जोशी, एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव और एस जी जैन द्वारा इनका उत्खनन किया गया था कालीबंगा का। इसका 5 स्तरों पर उत्खनन किया गया था। कालीबंगा का 5 स्तरों पर उत्खनन किया गया था। यहाँ उत्खनन के लिए 2 टीलों को चुना गया था जो समुद्र तल, बोले तो समुद्र तल भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर थे। ये दोनों टीले सुरक्षात्मक दीवार से घिरे हुए थे। कालीबंगा नामकरण उत्खनन से प्राप्त काले रंग की चूड़ियों के टुकड़ों के कारण इसका नाम कालीबंगा रखा। यहाँ पे काले रंग की चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए, इस वजह से कालीबंगा इसका नामकरण किया था। देश का तीसरा बड़ा पुरातात्विक स्थल है। भारत देश का कालीबंगा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। आप जानते हो, गुजरात में स्थित धोलावीरा और हरियाणा में राखीगढ़ी के बाद तीसरा नंबर किसका आता है? कालीबंगा का। आगे आते हैं, देश का प्रथम पुरातात्विक स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया था वह थी कालीबंगा। यह नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। पाक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा कालीन चरण। देखिए, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के दुर्गों की तरह यहाँ पर भी दुर्ग पश्चिम में तथा आवास क्षेत्र पूर्व में स्थित है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दुर्ग में भी ऐसा ही था कि यहाँ पर क्या होता था? दुर्ग पश्चिम में तथा आवास क्षेत्र पूर्व में स्थित है। रक्षा प्राचीरों से दुर्ग व निचले नगर के घिरे होने के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। रक्षा प्राचीरों से दुर्ग व निचले नगर के घिरे होने का यहाँ पे क्या मिलता है? स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। पश्चिमी टीले को किस नाम से जाना जाता है? कालीबंगा नाम से जाना जाता है। कालीबंगा प्रथम नाम से जाना जाता है। पश्चिमी टीले को किस नाम से जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम नाम से जाना जाता है। नगर निर्माण देखते हैं। यहाँ पे कालीबंगा जो नगर निर्माण था उस किस प्रकार की थी वो देखते हैं। समचतुर्भुजाकार मिट्टी की रक्षा प्राचीर के अंदर आवासों का निर्माण था। सूर्य से तपी जाती थी ईंट। ईंटों को जो सूर्य से तपाते थे, ऐसे नहीं थे आज जो कुम्हार लोग या फिर हम लोग, कोई भी लोग जो ईंटों को पकाते हैं आज तो अग्नि में पकाते हैं, लेकिन ये क्या करते थे? सूर्य से तपाते थे ईंटों को। तो सूर्य तपी ईंटों से दीवार बनती थी और
उन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। आज तो सीमेंट मसाला मिलता है, लेकिन उनसे पहले किससे मिलते थे? मिट्टी से ही बनाते थे। मार्ग की चौड़ाई 5 से 5.5 मीटर हुआ करती थी। जो रास्ता हुआ करता था घरों के आसपास का, वो 5 से 5.5 फीट और 5.5 मीटर हुआ करता था। नगर की सड़कें पक्की थी। आवास, इनका आवास देखते हैं। कच्ची ईंटों की जो चौड़ाई लंबाई ऊंचाई दे रखी है, 30 सेमी लंबाई, 15 सेमी चौड़ाई और 7.5 सेमी ये ऊंचाई हुआ करती थी। से निर्मित थी कच्ची ईंटें से। ये मकान किससे? कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों में दालान, 4-5 बड़े कमरे व कुछ छोटे कमरे और मकानों के आगे चबूतरे भी रहती थी। कमरों की फर्श को चिकनी मिट्टी से लीप दिया जाता था। जो कमरे हुआ करते थे उनके जो नीचे का फर्श होता है उनको चिकनी मिट्टी से लीप दिया जाता था। कहीं कहीं पकाई गई ईंटों के फर्श को भी पकाई गई ईंटों के फर्श भी दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर क्या? पकाई गई ईंटों के फर्श भी। भाई पहले तो कुछ लोग तो नीचे क्या करते थे? चिकनी मिट्टी से लीप देते थे और कुछ लोग पकी हुई ईंटों से फर्श को बनाते थे। मकानों की छतें मिट्टी से निर्मित होती थी, जिनको लकड़ी की बल्लियों से बनाया जाता था। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी देखी गई है। मकानों में चूल्हों के अवशेष भी मिले हैं। मकानों की नालियाँ, शौचालय, भट्टियाँ व कुओं में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ करता था। मकानों में नालियाँ, शौचालय, भट्टियाँ, कुआं, इनमें पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ करता था। कालीबंगा का एक फर्श हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। इस पर प्रतिच्छेदी वृत्त का अलंकरण है। कालीबंगा का एक फर्श कैसा है? जो हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां क्या हुआ? अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार प्रतिच्छेदी वृत्त का अलंकरण है। कैसा है? जैसे इस प्रकार है और इसमें इस लाल लगा दी, यहाँ पर हरी लगा दी। इस प्रकार ईंटें क्या की गई है? यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। जल निकासी प्रणाली, लकड़ी की नाली का अवशेष प्राप्त हुआ है। यहाँ पे तो बोले तो लकड़ियों की यहाँ पे नाली हुआ करती थी। गंदे पानी को निकालने के लिए विशेष प्रकार के गोलाकार भांड होते थे। गंदे पानी को निकालने के लिए क्या होते थे? विशेष प्रकार के गोलाकार भांड हुआ करते थे। भांड यानी बर्तन हुआ करते थे। मृद भांड, विशेष प्रकार का पात्र राजस्थान में सर्वप्रथम सौंधी से प्राप्त हुए। सौंधी सभ्यता से मृद भांड विशेष प्रकार का पात्र राजस्थान में सर्वप्रथम सौंधी से प्राप्त हुए, इसलिए इसे सौंधी मृद भांड परंपरा नाम दिया। यहाँ से प्राप्त हड़प्पा कालीन मृद भांडों को 6 उपभागों में विभाजित किया गया। इनमें विभिन्न प्रकार के घड़े, तस्तरियाँ, लघु पात्र एवं कटोरे प्रमुख है। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षियों का चित्रण है। कृषि जुते हुए खेतों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से संस्कृत साहित्य में उल्लेखित है। बहुधान्यदायक क्षेत्र यही है। कहाँ? कालीबंगा। बहुधान्यदायक क्षेत्र किसको बोला जाता है? कालीबंगा को ही बोला जाता है। घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित खेत 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के है। संसार भर में उत्खनन से प्राप्त खेतों में यह पहला है। खेत में ग्रिड पद्धति, बोले तो ग्रिड पैटर्न की गर्तधारियों के निशान है। कालीबंगा में खेत में जो क्या है? ग्रिड पद्धति के गर्तधारियों के निशान है, जो एक दूसरे के समकोण पर बने हुए हैं।
दो तरह की फसलों जैसे चना व सरसों को एक साथ उगाया जाता था। कालीबंगा में दो तरह के फसलों का एक साथ उगाया जाता था। विकसित हड़प्पा या हड़प्पा कालीन चरण विशिष्ट लोगों के निवास हेतु मुख्य प्रसाद या साधारण जनता के लिए निम्न प्रसाद का निर्माण जो एक दूसरों से 40 मीटर चौड़े मार्ग द्वारा विभाजित है। 7 अग्नि वेदिकाएं यहाँ से प्राप्त हुई है कालीबंगा से, जो कैसी है, आयताकार है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। पहली कौन सी है, हड़प्पा, और दूसरी मोहनजोदड़ो, तो तीसरी कौन सी है, कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था कालीबंगा को, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। पूछा जाता है ये क्वेश्चन। लिपि सैंधव लिपि, इसे पढ़ा नहीं जा सका। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। याद रखना, सैंधव लिपि कैसी हुआ करती थी, इस प्रकार दाईं से बाईं ओर लिखा करती थी। पहले बायां जाते थे, यूँ पढ़ते थे, ऐसे लिखते थे, फिर इसके बाद दूसरी लाइन ऐसे हुआ करती थी, फिर तीसरी यूँ हुआ करती थी। तो सैंधव लिपि यहाँ पे पढ़ा नहीं जा सका और ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। मोहरे, यहाँ मिट्टी से बनी सर्वाधिक मुद्राएं अथवा मोहरे मिली है। यहाँ मिट्टी से बनी सर्वाधिक मुद्राएं अथवा मोहरे मिली है। यहाँ ये मैंने थोड़ा क्रॉस हो गया। मूर्तिकला, मिट्टी से बना कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी की प्रतिमाएं मिली है यहाँ पे। पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा और भग्नावस्था में 3 मानवाकृतियाँ मिली है। यहाँ से कालीबंगा से क्या क्या मिले हैं, पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा, भग्नावस्था में 3 मानवाकृति मिली है। माटी की वृषभाकृत बोले तो बैल की आकृति कला और कौशल की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। अंत्येष्टि क्रिया जानते हो, जो आदमी को दफना दिया जाता था, वो मतलब अंत्येष्टि क्रिया। तो अंत्येष्टि क्रिया एवं चिकित्सा, दुर्ग वाले टीले पर स्थित कब्रिस्तान से सब विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं। कितने मिले हैं, 37 उदाहरण मिले हैं। अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियां पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। एक युगल समाधान तथा अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई है, जिसमें एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद किए जाने का प्रमाण है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद किए जाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से मिलता है। यह शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण है। कालीबंगा शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण है। 2600 ईसा पूर्व भूकंप की जानकारी उत्खनन से प्राप्त हुई थी। 2600 ईसा पूर्व भूकंप की जानकारी उत्खनन से प्राप्त हुई थी, जो भूकंप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। संभवतः घग्गर नदी के सूखने से कालीबंगा का विनाश हुआ, ये केवल अनुमान लगाया है। कहीं कहीं लोगों ने तो भूकंप को बताया है इसका विनाश, और कहीं कहीं नदियों को मतलब बाढ़ को बताया गया है। प्राप्त अवशेष देखते हैं। पाक सैंधव काल के स्तर से एक दुर्ग, बेलनाकार मोहरे, मिट्टी की मोहरे, चूड़ियाँ एवं हल, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, खिलौने, तांबे का बैल एवं चूड़ियाँ, चाकू और कुल्हाड़ी, तांबे के औजार, कांच के मणिये, जुते हुए खेत, सड़कें, बस्तियाँ, गोल कुएं, नालियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, गाड़ी के पहिए, चाक निर्मित मृदभांड, मकानों व धनी लोगों के आवास, 7 अग्नि वेदिकाएं और बेलनाकार तंदूर, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। एक बार फिर से दोबारा देख लेना। अब आगे आते हैं। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। कालीबंगा को क्या कहा जाता है, दीनहीन बस्ती कहा जाता है। कालीबंगा में मात्र सत्तात्मक परिवार था। कैसा परिवार था, मात्र सत्तात्मक बोले तो महिला का
बोले तो माता का यहाँ पे मातृसत्तात्मक परिवार था। आदमियों की कम चलती थी, औरतों की ज़्यादा चलती थी। यहाँ पे सत्तात्मक परिवार की व्यवस्था थी कालीबंगा में। पाकिस्तान के कोट दिजी नामक स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेष से काफ़ी मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान के कोट दिजी नामक स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेष से काफ़ी मिलते जुलते हैं। कालीबंगा सैंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है। कालीबंगा सैंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से क्या मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है। 1961 में कालीबंगा अवशेष पर भारत सरकार द्वारा 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। याद रखना, 1961 में कालीबंगा अवशेष पर क्या भारत सरकार ने क्या किया था? 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पुरावशेषों के संचरण हेतु 1985-86 में एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। याद रखना, ये कब की गई थी? कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में। आगे आते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता से पढ़ने से पहले मैं इसके क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। आइए तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य किया गया था ACL कार्लाइड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लास्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो ये था ऑरेल स्टेन का। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लास्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ऑरेल स्टेन का। इन्होंने घग्गर नदी की खोज के लिए ये किया था। आगे आते हैं। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? अभी आपने पढ़ा था, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि हम सार पढ़ के आए हैं अभी। और इससे पहले क्या नाम से पुकारा जाता था? सरस्वती अथवा द्विशती नदियों के नाम से पुकारा जाता था। वर्तमान में इसका नाम क्या है? घग्गर। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो ये कालीबंगा का वर्णन किया गया है। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा है घग्गर नदी के? कालीबंगा। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा गया है? तो किसे? कालीबंगा को कहा गया है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है अमलानंद घोष को। अभी आपको बता दिया मैंने कब की थी? 1961 से 69 के बीच में। और इन्होंने कब इनकी खोज की थी? 1952 में की थी। जबकि खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1952 में। जबकि उत्खननकर्ता आपको बता दिए थे बीबी लाल BK थापर। ये देखिए, ये मैंने बताए थे आपको 1961 से 69 के मध्य बीबी लाल BK थापर, श्री MD खरे, KM श्रीवास्तव और SP श्रीवास्तव आपको बता चुका हूं दोस्तों, भूलना मत बिल्कुल भी। और 1961 से 69 के अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? RC अग्रवाल नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि BK थापर है, BB लाल और MD खरे। ये आपको बता चुका हूँ कि कालीबंगा के उत्खनन में शामिल थे। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई में BB लाल के सहयोगी नहीं रहे हैं। तो कौन नहीं रहे थे? ये नहीं रहे थे AK त्रिपाठी, जबकि KM श्रीवास्तव, MD खरे, SP जैन थे। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? तो किस वर्ष की थी? 1952 ईस्वी में की थी। ये आपको बता चुका हूँ। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो ये अभी आपको बता चुका हूँ, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दोस्तों, जब आपको पूर्व में करा दिया मैंने, थोड़ा सा मतलब चैप्टर पूरा इसका सार करवा दिया था। अब तो क्वेश्चन लगा रहे हैं हम। स्टार्ट से पढ़िए तो, यदि आप अभी आए हो तो।
किस एक अभिकरण से कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायी संभाला? तो किसने? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने इसका कार्य संभाला था। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया था? तो ये भी आपको पढ़ा दिया। कितने स्तरों पर किया गया था? 5 स्तरों पर किया गया था। आगे आते हैं। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा? तो ये किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। ये भी आपको बता दिया मैंने, याद हो तो देखिए, नहीं तो दोबारा वीडियो को स्टार्ट करिए। किसने? दशरथ शर्मा ने इसे तृतीय राजधानी कहा था। आगे आते हैं। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। आगे आते हैं। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो ये दक्षिण पूर्व में मिला है। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में? दक्षिण पूर्व में मिला है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है? तो ये मिली है कालीबंगा से। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? तो ये भी कालीबंगा से। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये लोहे के उपकरण यहाँ से नहीं मिले हैं, जबकि मिट्टी के ईंटों के घर, दुर्गीकरण और अग्निकुंड मिले हैं। निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो ये शैलचित्र नहीं है, जबकि दुर्गीकरण, अग्निवेदिका और मृदभांड है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो दोस्तों छोड़िए इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन, अभी टाइम नहीं है। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं मिट्टी की ईंटों से, पकी हुई मिट्टी की ईंटों से। मैंने आपको ये भी बताया था कि पैसे नहीं पकाते थे, आग में सूर्य से तपाते थे। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो ये कालीबंगा मिले हैं। दोस्तों स्पीड में क्यों करा रहा हूँ कि वीडियो ताकि लंबी ना हो। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए जौ और गेहूं के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। आगे देखते हैं। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए चावल के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, जबकि हाथी दांत की कंगी, बाजरा, गेहूं यहाँ से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया है? तो ये कालीबंगा में सजाया गया है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले हैं? तो ये कोट दिजी में मिले हैं। याद रखना, ये कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की पूर्व सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष कहाँ से मिलते हैं? ये कोट दिजी पाकिस्तान से मिलते हैं। कोट दिजी सभ्यता का संबंध कहाँ से है? तो ये हड़प्पा पूर्व की सभ्यता है और ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा का प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए हड़प्पा को हम ताम्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है और धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, और अघाटपुर के नहीं, धूलकोट तो उसको नाम जाता नहीं, अघाटपुर के नाम से। तो देखिए थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल सही बात है, धूलकोट और अघाटपुर और ताम्रवती ये तीनों ही नाम है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? तो ये किसको? कालीबंगा को धूलकोट भी, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद कुछ गलत हो रहा है। किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? तो आहड़ को कहा जाता है। तो ये कालीबंगा को कैसे कहा जाता है? ओहो दोस्तों, कुछ आहड़ का नाम, आहड़ का प्राचीन नाम क्या? आहड़ का प्राचीन नाम धूलकोट, अघाटपुर और ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन में आ गए। तो दोस्तों आहड़ को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमने ये किए, इसके बाद आते हैं दोबारा आहड़ पर। तो आ जाइए दोस्तों, आहड़ के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों एक ही वीडियो में है, बस वीडियो को पॉज करके दूसरी स्लाइड पे जाना होता है। आइए आहड़ सभ्यता स्थिति इसकी देखते हैं। तो आहड़ अथवा बेड़च नदी के किनारे स्थित है ये, और कहाँ पे है? उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर जिले में है। लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है ये। आहड़ सभ्यता कितनी पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने
आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना था। किसने? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। पूछा जाता है उपनाम आहड़ के, तो देखिए अभी हम पढ़ के आए थे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन पढ़ के आए थे। तो आघाटपुर या आहड़ दुर्ग, ताम्रवर्ती नगरी, बनास घाटी सभ्यता और धूलकोट, ये आहड़ के प्राचीन नाम है। उत्खनन सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, क्या नाम है? अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल द्वारा 1953 से 56 में इनके उत्खनन करवाए थे। वर्ष 1961-62 में एच.डी. साकलिया, बी.एन. मिश्रा, डॉक्टर साकलिया ने इसे ताम्रकाल की संज्ञा भी दी थी। तो याद रखना उत्खननकर्ता कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास। आगे इसके सहयोगी है आर.सी. अग्रवाल द्वारा 1953 से 56 में इसका उत्खनन करवाया था। वर्ष 1961-62 में एच.डी. साकलिया और बी.एन. मिश्र द्वारा इनका उत्खनन किया गया था आहड़ का। और डॉक्टर साकलिया ने बोले तो एच.डी. साकलिया ने इसे ताम्रकाल की संज्ञा दी, इसलिए इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ये आपने देखा, इसका नाम ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। धूलकोट, बनास घाटी सभ्यता, आघाटपुर आदि नामों से जाना जाता है। बस्ती, उत्खनन से बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं। प्रथम स्तर में देखते हैं मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा पत्थर के ढेर प्राप्त हुए हैं यहाँ से। द्वितीय स्तर कूटकर तैयार की गई दीवारें और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं द्वितीय स्तर पर। आगे आते हैं तृतीय स्तर पर कुछ विचित्र बर्तन और उनका घरों में प्रयोग होना प्रमाणित है। कुछ विचित्र बर्तन और उनके घरों में प्रयोग होना प्रमाणित है तृतीय स्तर पर। चतुर्थ स्तर एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली है। एक बर्तन से क्या मिले हैं? 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता कैसी थी? यह ग्रामीण सभ्यता थी। आवास देखते हैं, मकानों पत्थरों की नींव डालकर, मकान होते हैं जिनमें पत्थरों की नींव डालकर, जबकि दीवारें मिट्टी से बनी ईंटों की होती थी। याद रखना आहड़ सभ्यता की जो नींव हुआ करती थी वो किससे? पत्थरों की हुआ करती थी, जबकि दासे ऊपर हम जानते हैं ये किससे बनी होती थी? किससे? ईंटों की बनी हुई थी। जैसे आज भी बनते हैं ना, छतों पर बांस बिछाकर मिट्टी का लेप किया जाता था। याद रखना छतों पर बांस बिछाकर मिट्टी का लेप किया जाता था आहड़ में। मकानों का फर्श काली मिट्टी के साथ नदी की बालू मिलाकर बनाया जाता था। मकानों का फर्श काली मिट्टी के साथ नदी की बालू मिलाकर किया जाता था। फर्श जानते हो ना, जो हॉल कमरे का जो फर्श होता है वो किससे? काली मिट्टी के साथ नदी की बालू मिलाकर किया जाता था। मकानों से गंदा पानी निकालने की नालियों का भी प्रमाण यहाँ से मिलता है। एक मकान से 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रमाण देता है। तो याद रखना आहड़ सभ्यता कैसी सभ्यता थी? संयुक्त परिवार की सभ्यता थी। यहाँ से संयुक्त परिवार की व्यवस्था के प्रमाण देखने को मिलते हैं। आगे आते हैं, लाल भूरी एवं काली मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे मृद भांड देखते हैं तो लाल जो यहाँ के मृद भांड प्राप्त हुए हैं वो लाल भूरी व काली मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हुआ है। घरेलू बर्तन, घड़े, कटोरियों और प्याले, मटके, कुंडे, भंडार के कलश आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। आहड़ में पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था और कृषि से ये परिचित थे। आहड़ सभ्यता पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था और ये ग्रामीण थी। गोरे या कोठे अनाज रखने के मृद भांडों का स्थानीय नाम था। मुद्राएं व मुहारे, तृतीय ईसा पूर्व में प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं व 3 मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल और दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है।
आहड़ सभ्यता में जो एक त्रिशूल मिला है और क्या एक मुद्रा मिली है जिसपे एक तरफ तो क्या है, त्रिशूल का चित्रण है, दूसरी ओर अपोलो देवता का अंकित है जो तीर एवं तरकस से युक्त है। औद्योग पत्थरों की उपलब्धता से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पत्थरों के शस्त्र बनाने का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। मध्य पाषाणकालीन उपकरण के तुल्य शाम व स्फटिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। मुख्य व्यवसाय तांबा गलाना तथा उससे उपकरण बनाना रहा है आहड़ का। उत्खनन से प्राप्त ढप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान है। तोल के बाट व माप प्राप्त हुए हैं यहाँ से आहड़ से। तांबे की 6 कोल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ और चूड़ियाँ मिली है आहड़ से। 79 लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं 79। मूल्यवान पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक आदि का प्रयोग आभूषण तथा ताबीज के रूप में किया जाता था। शवों को गाड़ा जाता था, आहड़ में शवों को गाड़ा जाता था। खुदाई में पूजा पात्र भी प्राप्त हुए हैं। टेराकोटा वृषभ आकृतियाँ मिली है जिन्हें क्या क्या कहा जाता है, बनासियन बुल कहा जाता है। मिट्टी का बैल, टेराकोटा जो वृषभ आकृतियाँ बैल की आकृतियाँ मिली है उन्हें वनाशियन बुल या मिट्टी का बैल कहा जाता है। तृतीय स्तर पर इस यहाँ पे खुदाई हुई तो आहड़ से नारी की खंडित मूर्ति मिली है। दोस्तों क्या हुआ है, आहड़ से नारी की खंडित मूर्ति मिली है जो कमरे के नीचे लहंगा धारण किए हुए है। सॉरी, एक मिनट दोस्तों, ये कमरा नहीं कमर है। आहड़ से क्या नारी की खंडित मूर्तियाँ मिली है जो कमर के नीचे लहंगा धारण किए हुए हैं। आहड़ से मृण मूर्तियों में क्रिस्टल, फेन्यास और जस्पर, सैलखड़ी तथा लैपिस माजुली जैसे कीमती उपकरणों का प्रयोग हुआ है। गिलुंड कहाँ पे है, राज संबंध में गिलुंड से आहड़ के समान धर्म संस्कृति मिली है। आहड़ सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पकाने की उल्टी तपाई विधि से परिचित थे। नेक्स्ट हम गणेश्वर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इससे क्वेश्चन लगा लेते हैं। आइए दोस्तों, हम आ गए आहड़ से संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए, आहड़ का प्राचीन नाम था तो हमने बताया था ताम्रनगरी, आघातपुर, धूलकोट, ये तीनों ही नाम थे। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। ये पूछना चाहिए था कि कौन सा नाम नहीं है, तो बैराट हो जाएगा। आगे आइए, किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, आहड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट, आहड़ में खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया। तो किसे, धूलकोट के नीचे दबा दिया गया था। 4000 साल पुरानी क्या मिली थी, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी जिसे क्या, धूलकोट के नीचे दबा दिया गया था। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है, तो इसे आघाटपुर के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे है, उदयपुर में है। निम्न में से किस स्थल को ताम्रनगरी नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है आहड़ को। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था, तो ये हुआ था अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में। हमने पढ़ा था अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुआ था 1953 में। देख, आपको बता चुका हूँ ये भी मैं कि 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने तथा रतनचंद्र अग्रवाल ने इसका 1954 ईस्वी में और 1961-62 में हसमुख धीरजलाल साकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का क्या किया था, उत्खनन हुआ था। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो देखिए आहड़ SP जैन, ये गलत है, आपको बता चुका हूँ। जबकि बैराट से दयाराम साहनी ने खुदाई की थी, कालीबंगा AS घोष और बागवर BN मिश्रा आहड़ के बारे में भी पढ़ के आए थे हम। आहड़ का उत्खनन कार्य
किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? तो ये HD साकलिया के निर्देशन में हुआ था। आगे आते हैं, आहड़ सभ्यता स्थित है, तो ये बनास नदी के किनारे स्थित है उदयपुर में। पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है, तो ये ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है ताम्रपाषाण युग से। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों पर और घाटियों में फैली हुई है? तो कौन सी है? आहड़ सभ्यता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो ये कौन से? उदयपुर जिले से। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो ये बनास संस्कृति आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है। ये लोथल गुजरात का है, जबकि गिलुंड, ओजियाना, बालाथल ये है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव है आहड़। आगे आते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पुरानी है और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल कब माना गया था? कब माना? 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना था। कौन सा कथन सही है? तो देखिए, आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना, तभी तो इसको ताम्र नगरी कहते हैं। आगे आते हैं, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन करिए। तो दोस्तों ये आपको सही कथन का चयन करना है। तो 1, 3, 4 सही है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ से चावल प्रसिद्ध नहीं थे। देखिए, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। नेक्स्ट आते हैं, आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से क्या मिले थे? अधिकांश बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले थे। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, तो देखिए, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की थी। नेक्स्ट, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकुट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो गोरे बंकुट ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो ये लोहे धातु के संस्कृति पूछा है। तो देखिए, तो याद रखना, ये राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो ये काले एवं लाल रंग की मृद भांड संस्कृति से मिले हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? चित्रित धूसर मृद भांड इससे संबंधित नहीं है। जबकि देखिए दोस्तों, इसमें हाँ, यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं क्या? तो देखिए नहीं है। आगे आते हैं, इसमें ऑप्शन ये दिया, मैं क्या करूँ? आगे आते हैं, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो ये था आहड़। नेक्स्ट आते हैं, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो ये माना जाता है लाल काले मृद भांड से संबंधित। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? तो देखिए, यहाँ का चावल का भी होता था, तभी तो वहाँ ऊपर क्वेश्चन किया था। चावल, गेहूँ, बाजरा और ये तीनों चारों का ही यहाँ पे उत्पादन होता था। देखिए, आहड़ सभ्यता के लोग गेहूँ, ज्वार, चावल का उद्योगों के रूप में प्रयोग करते थे, मतलब खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे। थोड़ा सा गलती से मिस्टेक से आंखें बोल देती है जी भी। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो कौन सी? लेपिस लाजुली ये बाह्य
संपर्कों का संकेत देती है। लैपिस लाजुली, देखिए लैपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान से भी प्राप्त हुआ है। दो मुँह का चूल्हा, दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई से मिले हैं? तो ये आहड़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये चांदी से परिचित नहीं थे। लोहा, टिन, तांबा यह ये परिचित थे आहड़ के। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। तो ये गणेश्वर नीम के थाने से है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आते हैं उसी स्लाइड पे जाना हो तो देख किस प्रकार से जाते हैं हम, एक बार फिर से बता देता हूँ। आगे आते हैं, हम ये लाइव चल रही है, पूरा ये समझो। आते हैं पूरी स्लाइड पर वापस। दोस्तों ये कि कोई नहीं बताता आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ। आइए मेरे साथ साथ पढ़िए आप। आहड़ सभ्यता हम पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। आइए गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। स्थिति कहाँ पे है? कातली नदी के किनारे कहाँ पे? सीकर में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है? कातली नदी के किनारे स्थित है और कहाँ पे? सीकर जिले में। अभी देखो दोस्तों, पहले ये सीकर जिले में थी, लेकिन फिलहाल नीम के थाना में पड़ती है। नीम का थाना अलग से जिला बन चुका है। गणेश्वर पाक हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है। ताम्र युगीन सभ्यताओं में से प्राप्त तिथियों में गणेश्वर प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। बोले तो सबसे ज़्यादा प्राचीनतम सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यताओं में कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। समय इसका 2800 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन डेटिंग की विधि एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इसे कितना माना है? 2800 ईसा पूर्व माना है। उपनाम इसके, भाई उपनाम पूछे जाते हैं किसके? गणेश्वर सभ्यता के। पुरातात्विक का पुष्कर। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और ताम्र संचयी संस्कृति माना जाता है। ताम्र नगरी तो आहड़ को माना जाता है, जबकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। दोस्तों क्या माना जाता है? जननी माना जाता है गणेश्वर सभ्यताओं को। गणेश्वर सभ्यता को जननी माना जाता है, ताम्रयुगीन जननी। उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1977 ईस्वी में, याद रखना, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1977 में इसका उत्खनन किया गया था। वर्ष 1978-89 में विजय कुमार द्वारा लगभग 2000 ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण प्राप्त किए। इन उपकरणों में तीर, भाले, सुइयां, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियाँ व विविध ताम्र आभूषण प्रमुख है। प्राप्त सामग्री में 99% तांबा है। 99% क्या है? तांबा, इसलिए इसे ताम्रयुगीन जननी कहा जाता है। भारत में पहली बार किसी स्थान से इतनी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए? गणेश्वर सभ्यता से। ताम्र आयुधों के स्थान लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्र आयुधों के स्थान लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर में ताम्र हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता है। गणेश्वर में ताम्र हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता है। कृष्णवर्णी मृदभांड, बोले तो गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड है। काले व नीले रंग से अलंकृत मृदभांड भी मिले हैं। प्राप्त मृदभांडों में प्याले, तस्तरिया, कुल्हाड़ियों के प्रमुख हैं। गणेश्वर से मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। याद रखना, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। मकानों के लिए पत्थर का प्रयोग करने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। मकानों के लिए पत्थर का प्रयोग करने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से। कहाँ से? नीम का थाना, सीकर से। तो दोस्तों सीकर अलग जिला है, अभी नीम का थाना याद रखिए। बस्ती को
बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध भी बनाए गए यहाँ पे। गणेश्वर में ईंटों का उपयोग के प्रमाण नहीं मिलते। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ करता था। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से दोहरी पेचदार शेर वाली तामपिन भी प्राप्त हुई है। आगे बैराट है, तो दोस्तों पहले हम गणेश्वर सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेते हैं। आइए दोस्तों, ये गणेश्वर सभ्यता से क्वेश्चन लगाते हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष उपस्थित हैं तो कहाँ पे? नीमका थाना में। नीमका थाना जिले से प्राप्त हुए हैं। और ये आपको बता चुका हूँ मैं कि रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में इसका उत्खनन किया था और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया था। और ताम्र युगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम है, लगभग कितना? 2800 ईसा पूर्व। और इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली थी। तो याद रखना, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो ये गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट आते हैं प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कांतली नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। ये गणेश्वर सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कांतली नदी से। कांतली नदी स्थित है तो ये कहाँ पे है? नीमका थाना में। कहाँ पे? गणेश्वर सभ्यता के पास। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये ताम्र अथवा कांस्य युगीन थी। किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो देखिए, ईंटों का प्रयोग गणेश्वर सभ्यता में नहीं होता था। आगे आते हैं, गणेश्वर से प्राप्त मृद भांड किस प्रकार के हैं? तो ये गैरिक मृद भांड है। सुमिलित नहीं है तो देखिए, हम जानते हैं गणेश्वर काले चमकीले मृद भांड, यहाँ गलत है, यहाँ प्राप्त नहीं हुए। आगे आते हैं, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी तो ये मत्स्य राज्य की थी। तो बैराट आ गई दोस्तों, अब गणेश्वर कंप्लीट हो गई है। आगे आते हैं बैराट के। तो आइए दोस्तों, बैराट के बारे में पढ़ते हैं। स्थित बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर जिले के साहेबपुरा उपखंड में। याद रखना, बाणगंगा नदी भी यहीं से बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। तो बाणगंगा नदी के किनारे बैराट स्थित है, जयपुर जिले के साहेबपुरा उपखंड में। प्राचीनतम बैराट का नाम देखें तो बैराट का प्राचीनतम नाम है विराटनगर। महाजनपद काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? विराटनगर। तो इसका प्राचीनतम नाम क्या है? विराटनगर। अब क्या कहा जाता है? बैराट कहा जाता है। यह लोह युगीन सभ्यता थी। याद रखना, कैसी सभ्यता थी? लोह युगीन सभ्यता थी। यह पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति आधारित सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण संस्कृति आधारित सभ्यता थी। खोज इसकी 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ड द्वारा की गई थी। बैराट सभ्यता की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ड द्वारा की गई थी 1837 ईस्वी में। डॉक्टर कनिंगम ने 1864 ईस्वी में अध्ययन को आगे बढ़ाया। डॉक्टर कनिंगम ने 1864 ईस्वी में अध्ययन को आगे बढ़ाया और 1871-72 में डॉक्टर कार्लाइल द्वारा क्षेत्र का पुनः निरीक्षण किया गया था। याद रखना, 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ड द्वारा डॉक्टर कनिंगम ने, दोस्तों एक मिनट, 1837 में कैप्टन बर्ड ने इसकी खोज की थी। डॉक्टर कनिंगम ने 1864 ईस्वी में अध्ययन को आगे बढ़ाया और 1871-72 में डॉक्टर कार्लाइल द्वारा क्षेत्र को पुनः गठन निरीक्षण किया गया था। और 1910 ईस्वी में DDR भंडारकर द्वारा इस क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन व सूक्ष्म परीक्षण किया था। डॉक्टर DR भंडारकर ने। उत्खनन इसका दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में
बीजक की पहाड़ी बोले तो बीजक की पहाड़ी का प्रथम पुरातात्विक अध्ययन किया। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। यह उत्खनन आपको मैंने बता ही दिया। खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। जबकि इस यहाँ उत्खनन चल रहा है तो दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में बीजक की पहाड़ी का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन किया गया था। 1962-63 में नील रत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था उत्खनन। वर्ष 1937 में कैप्टन बर्ट ने यहाँ से मौर्य सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। वर्तमान में यह शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। तो याद रखना ये इम्पोर्टेंट है। भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बीजक की डूंगरी से प्राप्त हुआ था और इसकी खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। कब की थी? 1837 ईस्वी में। भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा नाम से संबोधित किया। भाब्रू शिलालेख के नीचे बुद्ध धम्म संघ लिखा है। भाब्रू शिलालेख के नीचे क्या लिखा है? बुद्ध धम्म और संघ लिखा है। इंपॉर्टेंट है। बैराठ में बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव की डूंगरी और तथा गणेश या मोती डूंगरी से उत्खनन कार्य किया गया। याद रखना बैराठ में बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव की डूंगरी और गणेश या मोती डूंगरी से यहाँ पे उत्खनन किया गया था। प्रागैतिहासिक कालीन गुहा चित्र व शैल चित्र। शैल चित्रों में हाथी, भालू, चीता, हिरन, शुतुरमुर्ग, जंगली सांड, ज्यामिति अलंकरण आदि प्रमुख है। बैराठ से बड़ी मात्रा में शैल चित्र प्राप्त होने के कारण इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है। महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं बैराठ से। महाभारत के अनुसार पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है। इसे भीमताल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भीम ने लात मारी थी और पानी निकल आया, तो इसे क्या भीमताल कहते हैं। महाभारत कालीन केशव राय मंदिर के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए। देखिए वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप व बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। ये भारत के प्राचीनतम बौद्ध मंदिर माने जा सकते हैं। मौर्यकालीन अवशेष से यहाँ देखिए क्या मिले थे? भारत के प्राचीनतम बौद्ध मंदिर प्राप्त हुए हैं। भगवान बुद्ध की कोई आकृति या प्रतिमा यहाँ से नहीं मिली है, लेकिन ये प्रमाण है कि बौद्ध मंदिर यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गोल मंदिर, स्तूप यहाँ पे ये प्राप्त हुए हैं, लेकिन मूर्ति जरूर नहीं मिली। मृदभांड देखते हैं। अलंकारिक मृदभांड, पहिए पर त्रिरत्न व स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ से मिला है। खिलौने, पक्षियों की आकृति, विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन यहाँ पे प्राप्त हुए मृदभांड। ये उत्तर भारतीय चमकीले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण प्राचीनतम स्थल बैराठ है। याद रखना उत्तर भारतीय चमकीले मृदभांड वाली संस्कृति का चमकीले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण प्राचीनतम स्थल कौन सा है? बैराठ है। प्राचीन मात्रा में पत्थर उपलब्ध होने पर भी मठों, स्तूपों, मंदिरों में ईंटों का प्रयोग बहुतायत से किया गया है। ये ईंटें मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है। मुद्राएं, यहाँ से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 8 पंचमार्क है, 8 पंचमार्क चांदी की है, 28 इंडो ग्रीक है तथा यूनानी शासकों की है और 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की है। नेक्स्ट आते हैं लिपि। अशोककालीन लिपि ब्राह्मी लिपि के अक्षर युक्त ईंट प्राप्त हुई है। शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण मिले हैं। बैराठ में पाषाणकालीन हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना स्थित था। यहाँ पर शुंग एवं कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराठ सभ्यता के लोग लोहे धातु से परिचित थे।
इससे लोहे धातु से परिचित थे। यहाँ उत्खनन से लोहे के तीर तथा भाले प्राप्त हुए हैं। 634 में हेनसांग विराटनगर आया था। 634 में हेनसांग विराटनगर आया था। उसने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई। ऐसा माना जाता है कि हुन आक्रांता मेहर कुल ने बैराट का विध्वंस किया था। किसने किया था? हुनों ने। नेक्स्ट आते हैं मुगल कालीन अवशेष। यहाँ पे मुगल कालीन अवशेष भी मिले हैं बैराट से। मुगल कालीन टकसाल के प्रमाण। यहाँ मुगल काल में ढाले गए सिक्कों पर बैराट आकृति मिलती है। सवाई राम सिंह के समय एक स्वर्ण पेटी प्राप्त हुई जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा है कि आज़ादी के बाद जो कुछ हमें पाकिस्तान को देकर खोया है उससे कहीं अधिक बैराट खोजकर पाया है। सत्य प्रकाश ने क्या कहा? आज़ादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है उससे अधिक कहीं हमें बैराट में पाया है। देखिए थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते हैं। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, इनकी नदी कालीबंगा सरस्वती नदी अथवा घग्गर नदी, आहड़ बेड़च नदी के किनारे, ये गणेश्वर कातली नदी के किनारे और बैराट बाणगंगा नदी के किनारे है। ये हनुमानगढ़ में है, ये उदयपुर में, ये सीकर में और ये जयपुर में है। खोज इसकी अमलानंद घोष ने की थी। किसकी? ये दोस्तों कभी कभी जीप उलट जाती कालीबंगा की। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और बैराट की कैप्टन बर्ड ने 1837 ईस्वी में, जबकि अमलानंद ने कब की थी? 1962 में। उत्खनन करता है इसके कालीबंगा के बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, जेबी जोशी, केएम श्रीवास्तव, ये इसके उत्खनन करता थे कालीबंगा के। जबकि बैराट के अक्षय कीर्ति व्यास थे 1953 में और 1953-56 में रतनचंद्र अग्रवाल आगे थे और एच.डी. सांकलिया 1961-62 में रहे। और बैराट, अब इसके बाद कातली में कौन से? 1977 में रतनचंद्र अग्रवाल इसके उत्खनन करता थे और विजय कुमार इसके उत्खनन करता थे। जबकि बैराट में दयाराम साहनी थे 1937 ईस्वी में उत्खनन करता। 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित थे। आगे हम वंश पढ़ेंगे तो पहले हम किस बैराट के बारे में क्या क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं। आइए तो क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी तो किसकी थी? मत्स्य राज्य की थी। नेक्स्ट, बैराट से संबंधित नहीं है तो देखिए रावजी की पहाड़ी ये नहीं है, जबकि बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी यहाँ पे उत्खनन किया था, तीनों ही जगह। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता की उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? तो ये बैराट में रही है। दयाराम साहनी की 1936-37 में इसकी खुदाई की थी। नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, इन्होंने भी खुदाई की थी 1961-62 में। अब बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 खंभों और ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए गए पैनलों से हुआ है। यह कहाँ स्थित है? तो यह बैराट में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिनका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था? तो ये विराटनगर है। नेक्स्ट आते हैं भीम डूंगरी, गणेश्वर डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? ये बैराट से संबंधित है। बैराट में प्रथम उत्खननकर्ता किसके नेतृत्व में? बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। कब? 1936-37 में। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में N.R. बनर्जी और K.N. दीक्षित ने उत्खनन किया? तो ये किया था बैराट में। नेक्स्ट बोले तो याद रखना, नीलरत्न बनर्जी और K.N. दीक्षित ने 1961-62-63 में इसकी खुदाई की थी, उत्खनन किया था बैराट का।
नेक्स्ट आते हैं बैराट किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट में किस सभ्यता के, तो ये मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। और यहाँ पे याद रखना 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें 8 चांदी की पंचमार्क है मुद्रा है, 28 इंडो ग्रीक है, 28 इंडो ग्रीक है, तो ये हो गए 36। तो जिसमें 16 मुद्राएं क्या है, राजा मेनेंडर की है। 28 में किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो ये वैराट से मिले हैं, जिसमें 16 मेनेंडर राजा के हैं। और निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो ये बैराट से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है, तो ये हुई है बैराट से। निम्नलिखित में से किस उत्खनन से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है, तो ये बैराट से। क्वेश्चन पढ़ चुके हो दोस्तों आप, अब आपको टेंशन है ही नहीं है। आगे आते हैं बैराट नगर, जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। ये गलत है दोस्तों, ये जोधपुर का हिस्सा नहीं, जयपुर का हिस्सा था। बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये बात सही है, तो दूसरा इसमें सही है। आगे आते हैं किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राय पाए गए हैं, तो ये बैराट में पाए गए हैं। आगे आते हैं देख याद रखना 1937 में कैप्टन बर्ड द्वारा यहाँ के भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी। आगे आते हैं बैराट के पास भीम की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी, तो ये अशोक शिलालेख बैराट शिलालेख कौन कौन से, अशोक शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। सन 1837 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था, तो ये खोजा था कैप्टन बर्ड ने। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले थे, तो ये मिले थे अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोहे में। याद रखना अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोहे में। नेक्स्ट आते हैं बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है बीजक की पहाड़ी के नाम से। उत्तर गुप्तकालीन शंखलिपि में लिखे लेख मिले हैं, तो ये मिले हैं बैराट से। 3000 ईसा पूर्व से 3000 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य गृह कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं बैराट में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पुरा स्थल से निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे, तो ये थे बैराट में। वस्त्र बुनाई की तकनीकी से कहाँ परिचित थे, बैराट सभ्यता में। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं बौद्ध संस्कृति के अवशेष बैराट में। नेक्स्ट आते हैं महाभारत काल के जो महाजनपद पांडवों में अज्ञातवास के समय ये कहाँ पे ये माना जाता है, मत्स्य जनपद का। दोस्तों थोड़ा सा कट गया, इस वजह से थोड़ा ऐसे ही कर दिया। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, तो ये बैराट में प्राप्त हुए हैं। बैराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान हैं, तो कौन कौन से स्थान है बौद्ध धर्म के, बैराट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी, ये बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान हैं। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये बनास नदी के किनारे है। तो ये दोस्तों गिलुंड सभ्यता से संबंधित आ गए हैं, तो इसके हम पहले पढ़ेंगे फिर इसके बाद जवाब देंगे। थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए गिलुंड का बनास नदी के किनारे स्थित है, तो ये राजसमंद में है। आगे गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं, तो ये ताम्रप्रस्तर युग के हैं। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है, तो ये कहाँ पे है, राजसमंद में है। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये आहट से संबंधित है। पुरातत्व स्थित गिलुंड संबंधित है, तो ये नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। कौन गिलुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है, तो डॉक्टर सूरजभान। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है, तो ये उदयपुर में है। बालाथल सभ्यता कहाँ पे है, उदयपुर में है। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया है, तो ये बालाथल सभ्यता में। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था, तो BN मिश्र के निर्देशन में हुआ था। राजस्थान में कौन सा
प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है, तो ये बालाथल है। पुरातात्विक स्थल नदी में सम्मिलित नहीं है, तो ये कालीबंगा घग्गर है। जोधपुर शावी ओचियाना खारी नदी बालाथल कांतली, ये गलत है। दुर्गीकरण के अवशेष किस ताम्रपाषाण युगीन परास्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये बालाथल से प्राप्त हुए हैं।